QKIS कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग क्लास देखेंगे, जो बिल्कुल मैराथन रिवीजन होगा और आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। इसी तरह मैंने जो है इंडियन ज्योग्राफी मैंने करा दिया था, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का बिल्कुल मैपिंग के थ्रू मैंने बताया है, जो 70 बीपीएससी और यूपी पीसीएस दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आपका यहाँ से बहुत सारा रिविजन हो जाएगा और आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। सबसे पहले हम लोग विश्व के प्रमुख पर्वत को देखेंगे, केवल महाद्वीपों के एटलस द्वारा इसको हम देखेंगे तो जल्दी जल्दी हमें याद हो जाएगा, क्योंकि कहाँ ये स्थित है उनके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो अलग अलग महाद्वीप के अनुसार हम लोग चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप पे आपका एक हिमालय है, तो हिमालय पाकिस्तान, इसके अलावा आपका चाइना, नेपाल, भूटान, भारत, म्यांमार तक ये फैला हुआ है। ये आपका एक नवीन वलित पर्वत है, याद रखना ये न्यू फोर्ड माउंटेन है। इसके अलावा पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत है और किरथार पर्वत है। ये दोनों कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में है। और याद रखना सुलेमान और किरथार के बीच में ही आपका बेलन दर्रा स्थित है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं एशिया की और पर्वतों की बात करते हैं। एक आपका है कैलाश पर्वत श्रेणी। तो कैलाश पर्वत श्रेणी याद रखना ये हिमालय का हिस्सा है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है और इसका विस्तार चीन में है। ठीक है, याद रखना, और ये हिंदुओं का पवित्र स्थान माना जाता है। इसके अलावा आपका याद रखिएगा हिंदुकुश पर्वत है, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर है। तो हिंदुकुश पर्वत याद रखना यहीं पर पामीर का पठार है और हिंदुकुश पर्वत उसी से जुड़ा हुआ है। तो हिंदुकुश पर्वत पूछा जाएगा किसका जो है ये सीमा बनाता है, तो बताना होगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान का। इसके अलावा याद रखिएगा म्यांमार में एक पर्वत है आपका अराकान योमा। अराकान योमा याद रखिएगा ये म्यांमार में है और अराकान योमा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? विक्टोरिया पर्वत। पूछा जाएगा विक्टोरिया पर्वत कहाँ पर है, तो ये म्यांमार में है और ये म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी है और अराकान योमा की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो अराकान योमा कहाँ पर है? म्यांमार में है। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा बात करते हैं आपका जो है चीन में जो है किलियन सान, यहाँ पर एक किलियन सान है, ये भी याद रखना है आपका न्यू फोर्ड माउंटेन है। इसके अलावा कुनलुन सान, ये भी कहाँ पर है? ये भी आपका चीन में है। इसके अलावा याद रखना ईरान में एक पर्वत है जाग्रोस पर्वत श्रेणी, कहाँ पर है? ईरान में है और यहाँ पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है कि जाग्रोस पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, तो ये ईरान में है। ये भी आपको बिल्कुल मैप के थ्रू याद हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं आपका जो है चीन में त्योनसान, चीन में एक पर्वत आपका है तियनसान है। इसके अलावा लेसर खिंगन श्रेणी, ये भी कहाँ पर है? चीन में है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इसके अलावा याद रखिएगा अल्ताई पर्वत जो है ये कहाँ पर है? एशिया में। यह मंगोलिया और चीन के बीच में सीमा बनाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अल्ताई पर्वत कहाँ पर है, तो याद रखना एशिया में है। और किन दो देशों की सीमा बनाता है, तो मंगोलिया और चीन की सीमा बनाता है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना होगा। यही सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो रूस का जो साइबेरिया का क्षेत्र है, ये आपका जो एशिया में पड़ता है, ये पूरा साइबेरिया का क्षेत्र है और ये आपका रूस का क्षेत्र है जो एशिया में पड़ता है। तो याद रखना यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर एक पर्वत है आपका स्टेनो बॉय पर्वत, ये आपका रूस में है जो साइबेरिया क्षेत्र में है। और एक आपका है बरखोयास पर्वत श्रेणी, आपका ये कहाँ पर है? रूस में है। ये भी आपका यूरोपीय महाद्वीप में साइबेरिया के क्षेत्र में है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा बात करते हैं एशिया में, तो याद रखना तुर्कीय, जो आपका तुर्की है उसका नाम तुर्कीय हो गया है। तो तुर्कीय में टारस पर्वत श्रेणी है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। और एल्बुज पर्वत कहाँ पर है? ये आपका ये ईरान में है। तो एल्बुज पर्वत याद रखना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा याद रखना पेगु योमा पर्वत जो है कहाँ पर है, तो पेगु योमा म्यांमार में है और इरावदी और सिताब नदियों के बीच में पड़ता है। तो याद रखना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अराकान योमा और पेगु योमा दोनों कहाँ पर है? म्यांमार में है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हम लोग उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पर्वतों को देखेंगे। तो उत्तरी अमेरिका में सबसे पहले हम बात करेंगे कनाडा की। तो कनाडा में आपका अगर देखा जाए तो एक आपका यहाँ है मैकेंजी पर्वत माला। तो मैकेंजी पर्वत नदी भी है, मैकेंजी पर्वत भी है, मैकेंजी की खाड़ी भी है और मैकेंजी नदी भी है। तो चार चीजें मैकेंजी के नाम से हैं और सब कहाँ पर हैं? तो कनाडा में है। ये आपको याद रखना है कि कनाडा में जो है मैकेंजी नाम का पर्वत है, मैकेंजी नाम की नदी है, मैकेंजी नाम की खाड़ी भी है और यहाँ पर मैकेंजी नाम का जो है आपका क्या कहते हैं नदी भी है। ठीक है, इसके अलावा कैमरून पहाड़ी कहाँ? ये भी आपका जो है कनाडा में है। बर्च पर्वतमाला कहाँ? ये भी आपका कनाडा में है। और जो है साइप्रस पहाड़ियाँ कहाँ है? ये भी आपका कनाडा में है।
इसके अलावा ये अमेरिका का अलास्का का क्षेत्र है। तो अलास्का में एक पर्वत है आपका ब्रुक्स पर्वतमाला, कहाँ पर है? ये अलास्का में है, इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा याद रखना अलास्का पर्वत श्रेणी भी यहीं पर है, आपको याद रखना अलास्का में, अमेरिका में। कोलंबिया पर्वत याद रखना, ये आपका कनाडा और अमेरिका दोनों में पड़ता है। और ये आपका यहाँ वासेच पर्वतमाला कहाँ पर है? ये आपका अमेरिका में है, ठीक है। इसके अलावा आगे बात करते हैं, जो है आप क्या देखना, जो है कुस्को बिम पर्वत कहाँ पर है? तो आपका ये अलास्का अमेरिका में है। रूजबेल्ट पर्वत कहाँ पर है? ये आपका कनाडा में है। इसके अलावा ओचीता पर्वत कहाँ पर है? ये अमेरिका में है। माउंट मिचेल ये आपका अमेरिका में है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखना, ये सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं उत्तरी अमेरिका में, याद रखना एक यहाँ पर आपका रॉकी पर्वत है। तो रॉकी पर्वत अमेरिका कनाडा दोनों में फैला हुआ है, और ये आपका ये वलित पर्वत है, ठीक है। और इसके जो है आपका पश्चिम में आपका एक यहाँ पर क्या है? तो तटीय पर्वत श्रेणी है। तो तटीय पर्वत श्रेणी है, इसका नाम है कोस्टल रेंज कहते हैं। तो ये भी याद रखना, कोस्टल रेंज पर्वत श्रेणी है, ये भी कनाडा और अमेरिका दोनों में है। उत्तरी अमेरिका के और पर्वतों को अगर हम देखते हैं तो एक आपका है यहाँ पर याद रखना अपलेशियन पर्वत श्रेणी। तो अपलेशियन पर्वत श्रेणी याद रखिएगा, ये आपका अमेरिका के और कनाडा दोनों में फैला हुआ है, लेकिन इसका मुख्य भाग अमेरिका में पड़ता है। और यहाँ पर जो है क्या पाया जाता है? तो कोयला और जो है आपका लोहे के भंडार पाए जाते हैं। तो याद रखना अपलेशियन क्षेत्र कोयला और लोहे के लिए बहुत फेमस है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दक्षिणी अमेरिका की बात कर लेते हैं। तो दक्षिणी अमेरिका में याद रखिएगा जो सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है उसका नाम क्या है? एंडीज पर्वत श्रेणी। तो एंडीज पर्वत श्रेणी याद रखिएगा, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और याद रखना ये इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो आप देखेंगे ये आपका पूरे दक्षिण अमेरिका में यहाँ से लेकर के आपका और दक्षिण में चिली तक ये फैला हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये चिली तक यहाँ पर फैला हुआ है। इसके अलावा याद रखिएगा एंडीज पर्वत अगर देखा जाए तो एंडीज पर्वत में कई अन्य पर्वत भी हैं, लेकिन उससे पहले याद रखिएगा एंडीज की सबसे ऊंची चोटी का नाम है एकांकागुआ, जो अर्जेंटीना में स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जो है आपका एकांकागुआ है, ये किसकी ऊंची चोटी है? तो ये याद रखना एंडीज पर्वत की है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एंडीज पर्वत में याद रखिएगा एक यहाँ पर मध्य जो है कोर्डिलेरा है, और यहाँ पे एक कोर्डिलेरा एक्सीडेंटल है। तो याद रखना पूछा जा सकता है कि मध्य कोर्डिलेरा या कोर्डिलेरा एक्सीडेंटल किसका भाग है, या फिर याद रखना कोर्डिलेरा जो है आर्किएल्टल किसका भाग है? तो याद रखना ये सब एंडीज पर्वत के भाग हैं, ये भी आपको याद रखना होगा। और यहीं पर आपका कोटोपैक्सी और चिम्बेराजो जो है इक्वाडोर देश में एंडीज पर्वत के प्रमुख ज्वालामुखी हैं। तो कोटोपैक्सी और चिम्बेराजो कहाँ पर है? तो इक्वाडोर में, ये भी एंडीज पर्वत पे स्थित हैं, और ये ज्वालामुखी पर्वत हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अफ्रीका महाद्वीप की बात कर लेते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है आपका किलिमंजारो, जो तंजानिया में है, और ये एक ज्वालामुखी पर्वत है। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेगा कि किलिमंजारो सबसे ऊंचा पर्वत है, चोटी है कहाँ पर? अफ्रीका में। ये किस देश में है? तंजानिया में है। और कैसा पर्वत है? तो ये ज्वालामुखी पर्वत है, ये आपको याद रखना होगा। इसके अलावा एक कीनिया पर्वत है, आपका कीनिया में है, ये केनिया की सबसे ऊंची चोटी है, और अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये भी ज्वालामुखी से निर्मित है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा आपका यहाँ पर एक पर्वत है, आपका कटंगा पर्वत है, जो आपका जायरे और जाम्बिया की सीमा पर स्थित है। यहाँ तांबा और हीरे का उत्पादन होता है। तो याद रखना कटंगा पर्वत भी क्वेश्चन आया हुआ है कि किन दो जो है देशों की सीमा पर है? तो याद रखना जायरे और जाम्बिया की सीमा पर है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके अगर बात करते हैं तो याद रखना अफ्रीका में और बहुत सारे पर्वत है। जैसे आपका एक पर्वत है आपका मोरक्को में, और मोरक्को आपको पता होगा यहीं से मध्यकाल में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता आया था, ठीक है। तो यहाँ पर एक एटलस पर्वत श्रेणी है। तो एटलस पर्वत श्रेणियों में 5 प्रमुख श्रेणियां हैं। कौन कौन सी हैं? पहला आपका ग्रेट एटलस पर्वत, फिर एंटी एटलस पर्वत, फिर मध्य एटलस पर्वत, फिर सहारा एटलस पर्वत, फिर मैरीटाइम एटलस पर्वत। ये सब कहाँ पर हैं? तो ये याद रखना ये मोरक्को में है। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि एटलस पर्वत अफ्रीका के किस दिशा में पड़ता है? तो ये अफ्रीका के उत्तर पश्चिम दिशा में पड़ता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ इथोपिया उच्च भूमि है, और इथोपिया उच्च भूमि से नदी निकलती है, ब्लू नील नदी निकलती है, ठीक है। यहाँ से ब्लू नदी निकलती है, और यहाँ पे एक विक्टोरिया पर्वत है, वहाँ से व्हाइट नील निकलती है। तो ब्लू और व्हाइट के मिलने से ही नदी का नाम हो जाता है नील नदी हो जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर याद रखिएगा एक जो है मितुम्बा पर्वत श्रेणी है, ये कहाँ पर है? ये कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य में है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा डेक्कन पर्वत है, कहाँ पर? ये दक्षिण
अफ्रीका में है और डेक्कन पर पर्वत जो है हीरा उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा एक बात इसमें और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि डेक्कन पर पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के किस दिशा में है, तो ये दक्षिण पूर्वी दिशा में है। तो यहाँ उत्तर पश्चिम में एटलस है, ये आपको याद रखना है। उत्तर पश्चिम में कौन है? एटलस है। और आपका जो है दक्षिण पूर्व में कौन है? डेक्कन पर्वत है। और यहीं से नदी निकलती है ऑरेंज, और आपका नदी निकलती है वाल नदी निकलती है। तो डेक्कन पर्वत बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा अल्जीरिया में, याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है। और अल्जीरिया जो है अभी जो है करंट अफेयर में अगर देखा जाए तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो बना है, एशिया का न्यू डेवलपमेंट, उसका ये 9वां सदस्य बना है। तो अल्जीरिया याद रखिएगा, यहाँ पर याद रखना होगार पर्वत श्रेणी है, कहाँ पर? अल्जीरिया में है, ये भी याद रखना। और आपका एक यहाँ पर तिम्बेस्टी पर्वत भी है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग, अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया की याद रखना पूर्वी क्षेत्र में अगर देखा जाए और पश्चिमी क्षेत्र में बहुत सारे पर्वत हैं। जैसे आपका एक पर्वत है दुराक पर्वत श्रेणी, कहाँ पर है? ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया में है और यहाँ से हीरे का उत्पादन होता है। एक आपका यहाँ पे है किटोरे पर्वत श्रेणी, आपका मध्य जो है कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में है। और आपका यहाँ पे एक जो है रिनाल्टस पर्वत श्रेणी, कहाँ पर है? ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया में है। इसके अलावा याद रखना मस्ग्रेव पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। और ऑस्ट्रेलियन आल्प्स कहाँ पर है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आल्प्स पर्वत 3 है। अगर पूछा जाए दक्षिण आल्प्स कहाँ है, तो न्यूजीलैंड में है। ऑस्ट्रेलियन आल्प्स कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। आल्प्स कहाँ है, तो यूरोप में है। आगे उसके बारे में आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में याद रखेगा जो है चिचेस्टर पर्वत श्रेणी है, यहीं पर मैकडोनल्ड पर्वत श्रेणी है, यहीं पर ऑगस्टस पर्वत श्रेणी है, और यहीं पर बारी पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया में है। तो इन सब के नाम को आपको याद रखना पड़ेगा, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के एक पर्वत श्रेणी है, उसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज याद रखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में है, ठीक है। और ये वलित पर्वत है, याद रखना फोल्ड माउंटेन है, न्यू फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। तो पूछा जाएगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के किस दिशा में है, तो पूर्वी दिशा में है। यही सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के अगर कहा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के जो है दक्षिण पश्चिम में एक पर्वत है डार्लिंग पर्वत श्रेणी है, और यहीं पर एक शहर है पर्थ है, बहुत फेमस शहर है, और पर्थ में ही अभी हिंद महासागर सम्मेलन हुआ है, ठीक है। इसके बाद रासेल पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण क्षेत्र में है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो ग्रेगरी पर्वत श्रेणी कहाँ है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। तो जितने पर्वत श्रेणियाँ हैं सब मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक ग्रे पर्वत श्रेणी कहाँ है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। जो इसके अलावा जो है आपका फिलिडर्स पर्वत श्रेणी कहाँ है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। और आपका जो है ग्राउलर पर्वत श्रेणी कहाँ है, ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। अब हम लोग यूरोप के प्रमुख पर्वत को देखते हैं। तो यूरोप में सबसे पहला जो पर्वत है वो आपका ब्लैक फॉरेस्ट है, और फॉरेस्ट को जर्मनी में पर्वत कहते हैं। तो याद रखना अगर कहीं फॉरेस्ट लिखा है वहाँ, इसका मतलब वो जंगल की बात नहीं हो रही है, वो पर्वत की बात हो रही है। तो फॉरेस्ट को जर्मनी की भाषा में पर्वत को जर्मनी की भाषा में जो है फॉरेस्ट कहते हैं। इसके अलावा याद रखना है यहीं से ब्लैक फॉरेस्ट से ही नदी निकलती है, डेन्यूब नदी निकलती है, और आकर के वो काला सागर में गिरती है। इसके अलावा आपका स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर याद रखना जुराल पर्वत श्रेणी कहाँ है, याद रखना ये मुख्य रूप से फ्रांस में पड़ता है, लेकिन दोनों की सीमा पर है। इसके बाद याद रखना ब्लैक पर्वत मैंने आपको बता ही दिया है, इसको ब्लैक फॉरेस्ट भी कहते हैं। एक आपका यहाँ पे वासग्रेस पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, तो फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर है, ठीक है। तो फ्रांस जर्मनी की सीमा पर है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, और ब्लैक फॉरेस्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा बात करते हैं यूरोप पे आपका एक है आल्प्स पर्वत श्रेणी है। तो आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ है, यह आपका यूरोप के कई देशों में फैला हुआ है। ये किन किन देशों में है, और याद रखना ये वलित पर्वत है। यह पर्वत 8 अल्पाइन देशों में फैला हुआ है। याद रखिएगा आल्प्स पर्वत जिन देशों में फैला हुआ है उन्हें अल्पाइन देश कहते हैं, ये भी याद रखना। तो अल्पाइन देश कौन कौन से हैं जहां पर आल्प्स पर्वत का विस्तार है, तो फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, इटली है, मोनाको है, जो है लिechtenstein है, ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है, और स्लोवेनिया है, जो है और लगभग ये 1200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो याद रखना जिन देशों में आल्प्स पर्वत है उसे हम क्या कहते हैं, अल्पाइन देश कहते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
यूरोप पे एक पर्वत है आपका यूराल पर्वत है, और यूराल पर्वत याद रखिएगा ये रसिया में स्थित है। तो रसिया अगर इतना बड़ा है तो रसिया को ये दो भागों में बांटता है। जो आपका पूर्वी क्षेत्र है ये एशिया में चला जाता है, जिसको हम साइबेरिया कहते हैं, और आपका जो ये मुख्य जो आपका रसिया है ये आपका यूरोप में पड़ता है। तो याद रखना यहीं पर एक नदी निकलती है यूराल नदी, और जो आकर कैस्पियन सागर में गिरती है। तो यूराल नदी याद रखना ये आपको एशिया और जो है यूरोप महाद्वीप की सीमा बनाती है, और साथ में ये रसिया को भी विभाजित करती है। ये आपको यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि यूरोप को दो भागों में बांटता है। इसके अलावा जो है यूरोप और एशिया को ये सीमा का निर्धारण करता है। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, यूरोप पे और पर्वतों को देख लेते हैं। यूरोप पे एक पर्वत है आपका पूर्वी जो है आपका यूरोप पे है, कार्पेथियन पर्वत श्रेणी कहाँ है आपका ये यूरोप पे, और कई देशों में ये फैला हुआ है। इसके अलावा याद रखिएगा इंग्लैंड में एक पर्वत है आपका पेनाइन पर्वत श्रेणी कहाँ है, ब्रिटेन में, और यह कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो पेनाइन पर्वत श्रेणी के बारे में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा याद रखिएगा पिरेनीज पर्वत कहाँ पर है, तो याद रखना ये स्पेन और फ्रांस की सीमा बनाता है, और पिरेनीज पर्वत के बारे में क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि किसकी सीमा बनाती है, तो याद रखना स्पेन और फ्रांस की सीमा बनाती है। इसके अलावा यहाँ एक बाल्कन पर्वत है। बाल्कन पर्वत कहाँ है, सर्बिया में, कोसोव ऐसे देशों में है, स्लोवाकिया में है। तो बाल्कन पर्वत कहाँ है आपका ये यूरोप में है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पर्वत है, इसके बारे में भी हमें अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा आपका यहाँ पे नॉर्वे और स्वीडन है। तो नॉर्वे और स्वीडन की सीमा पर एक पर्वत है आपका, कौन सा, स्कैंडिनेवियन पर्वत है। तो नॉर्वे और स्वीडन की सीमा पर आपसे पूछा जाएगा कि स्कैंडिनेवियन पर्वत किस महाद्वीप पे पड़ता है, तो यूरोप पे पड़ता है। किन दो देशों की सीमा बनाता है, तो याद रखना नॉर्वे और स्वीडन की। इसके अलावा स्पेन में एक पर्वत है आपका कैंटेबियन पर्वत। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि कैंटेबियन पर्वत कहाँ पर है, तो आपका ये स्पेन में है। इसके अलावा याद रखिएगा स्पेन में ही आपका सियरा जो है मिरेगा है, और सियरा निवेदा पर्वत भी कहाँ पर है, ये भी आपका स्पेन में है। और पेनाइन पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, ये आपका ये इटली में है। और पेनाइन एक ज्वालामुखी पर्वत है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है वेसुवियस पर्वत। ये ज्वालामुखी पर्वत है। आप देखिएगा कई बार पूछा जाता है वेसुवियस ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो ये इटली में है। और वेसुवियस किसकी सबसे ऊंची चोटी है, एपेनाइन की पर्वत की चोटी है, और ये कहाँ पर है, इटली में है, ज्वालामुखी के रूप में ये जाना जाता है। यही सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा। पूरा आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, अब हम लोग विश्व के 3 प्रमुख द्वीपों के बारे में देख लेते हैं, और उसके अलावा और जुड़े हुए क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ग्रीनलैंड की। तो ग्रीनलैंड याद रखिएगा ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ग्रीनलैंड याद रखिएगा इसकी विशेषता क्या है, तो ग्रीनलैंड याद रखिएगा ये राजनीतिक रूप से यूरोप का हिस्सा है, और प्राकृतिक रूप से ये उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। ठीक है, याद रखना अगर पूछा जाए कि ग्रीनलैंड जो है किस महाद्वीप पे पड़ता है, तो याद रखना ये उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है भौगोलिक रूप से। लेकिन इस पे अधिकार किसका है, डेनमार्क का अधिकार है, इसीलिए यह राजनीतिक रूप से यूरोप का हिस्सा है। ये बात याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए ग्रीनलैंड जो है पे किसका अधिकार है, तो बताना होगा इस पे डेनमार्क का अधिकार है, और यह राजनीतिक रूप से यूरोप का हिस्सा है, और जो है भौगोलिक या प्राकृतिक रूप से ये किसका हिस्सा है, तो ये उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। ये मैप के माध्यम से मैंने इसको बता दिया, इसको आप अच्छे से याद रखना। ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, अब बात करते हैं विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो याद रखना न्यू आपका कौन सा, तो आपका ये हो जाएगा न्यू गिनी द्वीप। तो न्यू गिनी द्वीप पे याद रखिएगा 2 देश स्थित हैं। पहला बात याद रखिएगा ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। याद रखना न्यू गिनी के बारे में 2 बात याद रखिएगा। ये विश्व ये 2 देशों पे इस पे 2 देशों का अधिकार है, इंडोनेशिया का भी और आपका पपुआ न्यू गिनी का। पपुआ न्यू गिनी देश है, लेकिन न्यू गिनी द्वीप है, याद रखिएगा, कंफ्यूज आप मत होइएगा। अब याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए न्यू गिनी जो है किस महाद्वीप पे पड़ता है, तो न्यू गिनी याद रखिएगा 2 महाद्वीपों में पड़ता है। ये याद रखना एशिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों में पड़ता है। कैसे पड़ता है, जो पापुआ न्यू गिनी है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे चला जाएगा, और जो इंडोनेशिया है ये एशिया महाद्वीप पे चला जाता है, और द्वीप तो एक ही है, और इस द्वीप पर 2 देशों का अधिकार है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो याद रखना ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है जो है, और पहला कौन सा है, ग्रीनलैंड है। इस पे 2 देशों का अधिकार है, कौन कौन, इंडोनेशिया और आपका पापुआ न्यू गिनी। और पापुआ न्यू गिनी ही जो है अभी जो है भारत के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया है। ठीक है, तो याद रखना न्यू गिनी द्वीप है और पापुआ न्यू गिनी देश है। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इनको हमें गौर करना जरूरी है। ठीक है, याद रखना इस द्वीप पर जो है 2 देशों का अधिकार है, मैंने बता दिया, और 2 महाद्वीपों में पड़ता है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब बात करेंगे विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। बोर्नियो द्वीप है। आप देख सकते हैं ये बोर्नियो जो द्वीप है ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ये किसका पार्ट है, तो याद रखना ये इंडोनेशिया का पार्ट है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और याद रखना ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि एशिया का ये सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप याद रखिएगा आपका बोर्नियो द्वीप है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये किसका पार्ट है, तो इंडोनेशिया का पार्ट है। अब इंडोनेशिया में बहुत सारे द्वीप है, आप देख सकते हैं सुमात्रा द्वीप है, जावा द्वीप है, बाबर द्वीप है, न्यू गिनी द्वीप है। तो न्यू गिनी का ये वाला पार्ट आ गया किसमें, इंडोनेशिया में। इसके अलावा सुलावेली द्वीप है और आपका बोर्नियो द्वीप है। एक बार क्वेश्चन एग्जाम में पश्चिम से पूरब की ओर मिलाने को आ गया था, सेटिंग करने को आ गया था। तो सबसे पश्चिम में सुमात्रा, फिर जावा, फिर बोर्नियो, फिर इसके बाद में सुलावेरी और फिर आपका न्यू गिनी पड़ता है। तो मेन को मिलाना है। ठीक है, तो बोर्नियो याद रखना ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इसके बारे में एक दिलचस्पी जानकारी और होनी चाहिए आप लोगों को, वो ये है कि बोर्नियो जो द्वीप है ये इंडोनेशिया, इस पर 3 देशों का अधिकार है, एक देश का नहीं है। इंडोनेशिया पर 3 देशों का अधिकार है। तो आपका एक देश है बुर्नोई, आपका जो है आपका येलो कलर का दिख रहा है, ये आपका जो येलो कलर है ये आपका ये मलेशिया है, और जो आपका रेड कलर दिख रहा है ये आपका इंडोनेशिया है। तो याद रखना बोर्नोई एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। और याद रखिएगा इस पर जो है 3 देशों का अधिकार है, इंडोनेशिया, मलेशिया और बुर्नोई का। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है। ठीक है, आप जा करके वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा यहाँ पर दक्षिण चीन सागर है जो विश्व का सबसे बड़ा सागर माना जाता है। कौन सा, दक्षिण चीन सागर। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप ये भी याद रखिएगा। अब हम लोग जापान की अगर बात करते हैं, तो जापान के अगर देखा जाए तो जापान में कई द्वीप हैं। अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, तो नॉर्थ से साउथ की ओर चलेंगे। सबसे पहला द्वीप है आपका होक्काइडो, होक्काइडो के बाद कौन सा आपका है होन्शु, होन्शु के बाद आपका है शिकोकू, और शिकोकू के बाद आपका है क्यूशु। तो याद रखना अगर हम नॉर्थ से साउथ की ओर चले, साउथ से नॉर्थ की ओर चलें, तो इस क्रम को आपको याद रखना होगा। जापान का जो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, याद रखना ये आपका होन्शु द्वीप है, और इसी पर जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। और क्यूशु और शिकाकू, और जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, तो क्यूशु है। तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन आप देखा होगा पेपर में आया हुआ कि आपका ये पूछा जाता है कि जो है नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ की ओर सजाने को, तो आप इसको अच्छे से याद रखना। और कौन कौन द्वीप मिल करके जापान का निर्माण करते हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग नॉर्डिक देश किसे कहते हैं। तो याद रखना नॉर्डिक देश में आप याद रखना स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड, इन 5 देशों को नॉर्डिक देश कहते हैं। इनको आप अच्छे से याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद जरा आप इस मैप को देखिएगा, अफ्रीका के जो आपका पूर्वी क्षेत्र है, जो आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, वहाँ पे उसको हम कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन देश आते हैं ये भी आप यहीं पे याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो कौन कौन से देश हैं, जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया और सोमालिया, इन 4 देशों को क्या कहते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश कहते हैं। तो इसको आप अच्छे से याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन देश आते हैं। ठीक है, तो आप यहीं से इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नदियों पर निर्मित अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है और किन देशों के साथ बनाती हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। पहला आपका है डेन्यूब नदी। तो डेन्यूब नदी याद रखना ऑस्ट्रेलिया, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, क्रोएशिया, सर्बिया, हंगरी, स्लोवाकिया, रोमानिया, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन और सर्बिया और रोमानिया से होकर बहती है। इतने देशों की सीमा का ये निर्माण करती हैं। इसके बाद एक नदी है आपका है नीपर, याद रखना ये बेलारूस और यूक्रेन की सीमा बनाती है। ये भी क्वेश्चन आया है। नीपर नदी जाकर के अंत में काला सागर में गिरती है। इसके अलावा एक नदी है आपका है उरुग्वे, उरुग्वे देश भी है और उरुग्वे नदी भी है। ये ब्राजील और अर्जेंटीना और उरुग्वे की सीमा बनाती है। तो शुरू में उरुग्वे नदी पहले ब्राजील और अर्जेंटीना की सीमा बनाती है, फिर आगे बढ़ करके ये अर्जेंटीना और किसकी, तो उरुग्वे की सीमा बनाती है। ठीक है, एक देश आपका है पैराग्वे। तो पैराग्वे देश भी है और नदी भी है। तो ब्राजील और पैराग्वे, अर्जेंटीना और पैराग्वे की सीमा बनाती हैं। एक नदी है आपका है पराना, दक्षिण अमेरिका में। ये ब्राजील और पैराग्वे, अर्जेंटीना और पैराग्वे की सीमा बनाती है। एक नदी बहुत इंपॉर्टेंट है अमेजन नदी। तो अमेजन नदी याद रखिएगा पेरू और कोलंबिया की सीमा बनाती है पहले, फिर पेरू और ब्राजील की, और फिर कोलंबिया और
ब्राजील की सीमा बनाती है, तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका में एक नदी आपका है ओरिनिको, ये कोलंबिया और वेनेजुएला की सीमा बनाती है, और वेनेजुएला में सबसे अधिक पेट्रोलियम का भंडार पाया जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन कई बार आ चुका है, रियो ग्रांडे नदी किसकी सीमा बनाती है, तो रियो ग्रांडे नदी और कोलोरेडो नदी ये दोनों अमेरिका और मेक्सिको की सीमा बनाती हैं, ये आपको याद रखना होगा। ये आपकी इसके बाद जेम्बेंजी नदी नमीबिया और जाम्बिया और जिम्बाब्वे की, और बोत्सवाना और जाम्बिया की सीमा बनाती है कौन नदी, जिम्बेंजी नदी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर कहा जाए तो कनाडा और अमेरिका के बीच में कौन कौन नदियां सीमा बनाती हैं, एक आपका है सेंट लॉरेंस नदी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सेंट लॉरेंस नदी किसकी सीमा बनाती है, तो अमेरिका और कनाडा की, यही आपको याद रखना होगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं और नदियों की बात कर लेते हैं। ये नदी है आपका है सत अल अरब नदी है, ये ईरान और इराक की सीमा बनाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ये नदी है आपका तुमेन नदी है, जो उत्तरी कोरिया, चीन और उत्तरी कोरिया और रूस की सीमा बनाती है, कौन सी, तुमेन नदी, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा याद रखना ये नदी है आपका है यालू नदी, याद रखना, उत्तरी अमेरिका और चीन की सीमा बनाती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये नदी है आपका है साल्बिन, ये म्यांमार और चीन की सीमा और म्यांमार और थाईलैंड की सीमा बनाती है। मेकांग नदी जो है इसे हम क्या कहते हैं, एशिया का डेन्यूब कहते हैं, तो ये म्यांमार चीन की सीमा पहले, फिर आगे बढ़ती है तो लाओस थाईलैंड की, और आगे बढ़ती है तो म्यांमार लाओस की, फिर वियतनाम कंबोडिया की, और कंबोडिया लाओस की सीमा बनाती है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ सीमा बनाती है। नेक्स्ट आपका है महाकाली याद रखिएगा, भारत और नेपाल की भी सीमा बनाती है। काला दान भारत और म्यांमार के बीच में, ठीक है, तो नेपाल और भारत के बीच में काला दान याद रखना, और काला दान जो है भारत म्यांमार के बीच में। बराक और गंगा जो है ये भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाती हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं विश्व के प्रमुख चक्रवात कौन कौन से हैं, उन्हें हम क्या नाम से जानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है, हरिकेन कहाँ कहते हैं, तो उत्तरी अमेरिका में चक्रवात को हरिकेन कहते हैं। टॉर्नेडो कहाँ कहते हैं, अमेरिका और मेक्सिको में जब चक्रवात आता है तो उसे टॉर्नेडो कहते हैं, ये भी सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद टाइफून अभी आया हुआ था, तो याद रखना टाइफून कहाँ आता है, तो चीन, ताइवान में, फिलीपींस में, वियतनाम में, तो दक्षिण चीन सागर में टाइफून आता है। बिलीबिलीज या बिलीबिली भी कहते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में आता है, ठीक है। और बाग्यो कहाँ आता है, फिलीपींस में। और साइक्लोन या चक्रवात ही जो है हमारे देश में उसे और किसी नाम से नहीं जानते, उसे हम चक्रवात ही कहते हैं या साइक्लोन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो याद रखना जो चक्रवात आते हैं उनके अलग नाम रखे जाते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन इन चक्रवातों को जो है हम जैसे अगर हमारे यहाँ जब चक्रवात आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, साइक्लोन या चक्रवात आया है। अमेरिका में आता तो उसे हरिकेन कहते हैं कि हरिकेन आया हुआ है। अब हरिकेन का नाम कुछ भी रखा जा सकता है, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन उसको हम क्या कहेंगे, हरिकेन, टॉर्नेडो, टाइफून, बिलीबिलीज, बाग्यो, यही सब नाम से अलग अलग देशों में जाना जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, आप गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन होता है, आप गलत कर दोगे लेकिन कोई दूसरा बच्चा गलत नहीं करेगा, ठीक है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को याद करना जरूरी है, ठीक है। अब हम लोग विश्व में प्रमुख झूम खेती के नाम देख लेते हैं, यहां से भी क्वेश्चन आता है। मैक्सिको में झूम खेती को मिल्पा कहते हैं, याद रखना मिल्पा, ठीक है, कहां पर, तो मैक्सिको में। वेनेजुएला में इसको क्या कहते हैं, कोनोकू कहते हैं, ठीक है। ब्राजील में इसे रोका कहा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ब्राजील में उसे क्या कहते हैं, रोका कहते हैं। इसके अलावा अगर याद रखेगा वियतनाम में इसे क्या कहते हैं, रे कहते हैं। इंडोनेशिया में इसे लदांग कहते हैं। मध्य अमेरिका में इसे मिल्पा कहते हैं। तो मध्य अमेरिका में और भी देश आते हैं, निकारागुआ, होंडुरास, ये सब आते हैं, वहाँ भी इसको मिल्पा ही कहते हैं। और मध्य अफ्रीका में इसे मसोले कहते हैं। याद रखना ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, मिलाने को भी आ सकता है, अलग से भी आ सकता है, तो आपका ये नंबर पक्का हो जाएगा, गलत नहीं होगा। अब लगे हाथ हम लोग भारत के भी झूम खेती के नाम देख लेते हैं, किन किन राज्यों में क्या कहते हैं। हिमालय क्षेत्र में इसे खिल कहते हैं, ठीक है, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में इसे खिल कहते हैं। पश्चिमी घाट में इसे कुमारी कहते हैं झूम खेती को। उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, आपका मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम ही कहा जाता है, जबकि मणिपुर में इसे जो क्या कहते हैं, तो पामलू कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा आपका छत्तीसगढ़ की बात की जाए, छत्तीसगढ़ में और आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दोनों जगह पे इसको हम दीपा के नाम से ही जानते हैं। मध्य प्रदेश में इसे बेबर या जो है दहिया कहते हैं। आंध्र प्रदेश में इसे पोंडू अथवा पेंडा कहते हैं। उड़ीसा में इसे पामा डाबी
कोमांग या जो है बरीगा कहते हैं। राजस्थान में इसे वार्ले या वाल्टरे कहते हैं और झारखंड में इसे कुरुआ कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं जो है, कौन कौन सी सीमा, उनके जो है सीमा का नाम क्या है। जैसे आपका पता होगा डूरंड रेखा, तो डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा को कहते हैं। मैकमोहन रेखा ये आपका जो है भारत और चीन की सीमा को कहते हैं। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड की सीमा को कहते हैं। हिंडनबर्ग रेखा आपको ये याद रखना क्योंकि ये बहुत ज्यादा विवाद रहा, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में और भारत और बांग्लादेश के बीच भी रेड क्लिफ सीमा ही कहा जाता है। इसके अलावा आपका ओडर नास रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा ये भी कहते हैं। तो पोलैंड और जर्मनी के बीच में दो सीमाएं हैं, दोनों आपको याद रखना होगा। इसके अलावा जर्मनी और फ्रांस के बीच में मैग्नी नॉट्स रेखा कहते हैं। इसके अलावा 49वीं समानांतर रेखा, तो 49वीं जो समानांतर रेखा इसे 49वीं अक्षांश रेखा कहते हैं, उत्तरी अक्षांश रेखा जो अमेरिका और कनाडा की सीमा बनाती है। 17वीं समानांतर रेखा यह उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम की सीमा बनाती है। ठीक है, 38वीं समानांतर रेखा अर्थात 38वीं उत्तरी अक्षांश रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की सीमा बनाती है। ठीक है, इसके अलावा 24वीं समानांतर रेखा यह भारत पाकिस्तान के बीच में कच्छ के क्षेत्र में सीमा बनाती है। और मैन रहीम रेखा ये सोवियत संघ और रूस अर्थात सोवियत रूस और फिनलैंड की सीमा बनाती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद रखना। कौन कौन सी सीमाएं किसको जाना जाता है, किस देश की हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है, इनके बारे में मैंने बता दिया है। यही सबसे क्वेश्चन आता है, तो आपको याद रखिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग विश्व के घास के मैदान को देख लेते हैं कि विश्व में कौन कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं। तो आप सबसे पहले इस मैप पे देखिएगा, विश्व में जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो दो तरह के पाए जाते हैं, एक शीतोष्ण घास के मैदान और एक आपका उष्ण घास के मैदान। तो उष्ण घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में कौन से घास मैदान, उष्ण घास मैदान पाए जाते हैं, क्योंकि उष्ण कटिबंध का क्षेत्र है। और याद रखना कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा के बीच में अर्थात 23.5 से लेकर के 66.5 डिग्री के बीच में उत्तरी गोलार्ध में शीतोष्ण घास के मैदान, और उसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा से लेकर अंटार्कटिक रेखा अर्थात 23.5 डिग्री जो है आपका साउथ से लेकर के 66.5 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। तो ये मैदान कहाँ पाए जाते हैं ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, विश्व में घास के मैदान की बात करते हैं। तो विश्व में घास के मैदान याद रखिएगा, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं, तो उष्ण कटिबंधीय घास मैदान केवल 3 ही हैं। तो अगर 3 याद कर लेंगे तो बाकी जितने बचेंगे वो सब ठंडे हो जाएंगे, ठंडे अर्थात शीतोष्ण घास के मैदान हो जाएंगे। तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका सवाना, लानोस और कंपोस ये तीनों आपका उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। और आपका पंपास जो अर्जेंटीना में है, पियरीज अमेरिका में है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, बेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, स्टेपीज रूस में आपका, इसके अलावा फुलटाज आपका जो है हंगरी में, कैंटेबरी आपका कहाँ पर, तो ये आपका न्यूजीलैंड में, और ग्रांड चाको ये आपका ब्राजील में। ये सब शीतोष्ण घास के मैदान हैं। तो आपको याद क्या करना होगा, उष्ण वाला याद कर लेना तीनों, बाकी अपने आप जो भी बचेगा वो सब क्या हो जाएगा, शीतोष्ण में चला जाएगा। तो आपको याद करने का यही सबसे आसान तरीका है। ठीक है, अब हमको डिटेल में अगर देखते हैं तो यहाँ देख सकते हैं मैप पे साफ साफ बताया गया है कि कौन कौन से घास मैदान कहाँ पर हैं। तो प्रेरी घास मैदान आपका उत्तरी अमेरिका, कनाडा और अमेरिका में है। लानोस वेनेजुएला में है, कंपोस ब्राजील में है। इसके अलावा पंपास आपका अर्जेंटीना में है, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में है, सवाना आपका जो है पूर्वी अफ्रीका में है। स्टेपी कहाँ पर है, तो आपका ये मध्य एशिया में और रसिया में है। और फुटास आपका हंगरी में है, और डाउन्स आपका कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। ये घास के मैदान कहाँ कहाँ पर है, इनको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। अब इसको अगर हम डिटेल में देखें, मैप के अनुसार देखते हैं, तो मैप के अनुसार हमें और अच्छे से याद हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे दक्षिण अमेरिका के प्रमुख घास के मैदान की बात करेंगे। तो दक्षिण अफ्रीका में एक आपका है लानोस, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, कहाँ पर है, वेनेजुएला में है। कंपोस्ट घास का मैदान याद रखिएगा, ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान ब्राजील में है, और यहाँ पर याद रखिएगा कॉफी की खेती ज्यादा होती है। ग्रांड चाको और पंपास ये दोनों याद रखिएगा, ये आपका शीतोष्ण घास के मैदान कहाँ पर है, तो याद रखना ये आपका जो है पंपास कहाँ है, तो याद रखना अर्जेंटीना में है। इसके अलावा ग्रांड चाको जो है आपका कहाँ पर, अर्जेंटीना और पैराग्वे में शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो याद रखना दक्षिण अमेरिका में अगर देखा जाए तो दक्षिणी अमेरिका में 4 घास के मैदान है, 2 गर्म हैं और 2 ठंडे हैं, अर्थात 2 उष्ण हैं और 2 शीतोष्ण हैं। तो लानोस और आपका कंपोस ये उष्ण है, ग्रांड चाको और पंपास क्या है, ये आपका ठंडे हैं। ठीक है,
अर्थात शीतोष्ण घास मैदान है। अब बात करते हैं सवाना। सवाना घास का मैदान याद रखिएगा, ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो अफ्रीका में सहारा मरुस्थल के दक्षिण में ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना, यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे शाकाहारी और मांसाहारी जंतुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। जब आप कभी डिस्कवरी चैनल देखते हैं तो आप देख सकते हैं ये सब चीजों को वहाँ पर वीडियो में जो दिखाता है शिकार करते हुए वो आपका सवाना क्षेत्र का होता है। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं सवाना का जो घास का मैदान है वो आपका इस तरह से और इस तरह से दिखाई देता है, यहाँ पे बहुत कठोर घासें होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तरी अमेरिका में घास का मैदान। अगर देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका में प्रेरी घास का मैदान है। तो याद रखना ये आपका कहाँ पर है, तो याद रखना अपलेशियन पर्वत और रॉकी पर्वत के बीच में है, अमेरिका कनाडा दोनों में। और यहाँ गेहूं बहुत ज्यादा होता है, इसे गेहूं की मंडी कहते हैं इस मैदान को। इसके अलावा याद रखिएगा यहाँ पर रॉकी पर्वत है, तो रॉकी पर्वत से चिनूक नामक हवा यहाँ उतरती है, गर्म हवा। तो जब यहाँ पे बर्फ से पूरा ढक जाता है आपका कौन सा प्रेरी घास का मैदान, तो यहाँ जब चिनूक नामक गर्म हवा उतरती है तो इस बर्फ को पिघला देती है। इसीलिए चिनूक हवा को क्या कहते हैं, जो है क्या कहते हैं, बर्फ भक्षी जो है उसको क्या कहते हैं, हवा कहते हैं। जो पूरे बर्फ को क्या करती है, वो पिघला देती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब बात करते हैं डाउन्स घास का मैदान। ये ऑस्ट्रेलिया के कहाँ पर है, तो दक्षिण पूर्व में है। याद रखना यहाँ पे दो नदियां प्रमुख कौन कौन सी बहती हैं, तो याद रखना मर्रे और डार्लिंग बेसिन में ये घास का मैदान स्थित है। यहाँ पर जो है भेड़ पालन और यहाँ पर गेहूं की खेती बहुत ज्यादा होती है और कंगारू इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो डाउन्स कहाँ है, इसी को डॉन भी कहते हैं। ये आपका कहाँ है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बेल्ट। तो बेल्ट घास का मैदान कहाँ पर है, तो याद रखना बेल्ट घास का मैदान आपका दक्षिण अफ्रीका में है। और दक्षिण अफ्रीका में यहाँ ऑरेंज और जो है आपका वाल नदी बहती है, उसी क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो याद रखिएगा जो है मेरिनो भेड़ का पालन होता है, क्योंकि शीतोष्ण घास मैदान तो यहाँ पे नरम घास से पाई जाती है, यहाँ पर भेड़ पालन बहुत ज्यादा होता है। याद रखना जो भी आपका शीतोष्ण घास का मैदान है वहाँ भेड़ पालन ज्यादा होगा, गेहूं खेती बहुत ज्यादा होगी। और जब भेड़ पालन ज्यादा होगा तो मांस का उत्पादन ज्यादा होगा, दूध का उत्पादन ज्यादा होगा, वहां पे ऊन का उत्पादन होगा। तो यहाँ की अर्थव्यवस्था इसी सब पर रन करती है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेपी जो घास का मैदान है याद रखना ये कहाँ पर है, याद रखना ये आपका रसिया और मध्य एशिया में है। और जो आपका फुस्टाच कहाँ पर, आपका ये हंगरी में है। ये भी आपका शीतोष्ण घास के मैदान है। ठीक है, आप देख सकते हैं इनके बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि यूरोप और एशिया में शीतोष्ण घास के मैदान है और हंगरी में इसको क्या कहते हैं, तो याद रखना फुस्टाच कहते हैं। कैंटेबरी कहाँ कहते हैं, तो इसी को न्यूजीलैंड में कैंटेबरी कहते हैं। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग वर्ल्ड मैपिंग क्लास के अंतर्गत विश्व की प्रमुख जल संधियों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूरोप की जल संधि को देखेंगे कि यूरोप की जल संधि कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आपका है जिब्राल्टर जल संधि। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। अब आप जिब्राल्टर जल संधि की लोकेशन देख सकते हैं, ये आपका है जिब्राल्टर जल संधि। तो जिब्राल्टर जल संधि में जिब्राल्टर क्या है, तो एक शहर है जो स्पेन में है और वो उस पर इंग्लैंड का अधिकार है। आप देख सकते हैं लिखा है जिब्राल्टर और लिखा है इंग्लैंड। अगर आप पूछा जाए जिब्राल्टर जल संधि किन दो सागर को आपस में जोड़ती है, तो भूमध्य सागर को जो है अटलांटिक महासागर को आपस में जिब्राल्टर जल संधि जोड़ती है। अलग किसको करती है, ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, या फिर स्पेन को मोरक्को देश से अलग करती है। कौन सी, जिब्राल्टर जल संधि। यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ इसके बारे में लिखा भी है कि जो है यूरोप स्पेन और अफ्रीका मोरक्को से अलग करता है, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। इसे जिब्राल्टर जल संधि को जो है भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि इसे क्या कहते हैं, कुंजी कहते हैं, क्योंकि ये जो है बिल्कुल यहीं से प्रवेश कहाँ होता है, भूमध्य सागर में। तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं डोबर जल संधि कहाँ है। तो डोबर जल संधि याद रखना ये इंग्लैंड और आपका फ्रांस के बीच में है। ये उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल को आपस में जोड़ती है। तो पूछा जाएगा कि जो है दो चीजें पूछा जाता है जल संधि के बारे में, किसको अलग करता है, किसको जोड़ता है। तो स्थल को अलग करता है, जल को जोड़ता है जल संधि, क्योंकि सनामी जल संधि है। तो डोबर जल संधि उत्तरी सागर को जो आपका इंग्लिश चैनल से जोड़ेगा और आपका इंग्लैंड को आपका फ्रांस को अलग करेगा। यही आपको याद रखना है। ठीक है, आप देख सकते हैं लिखा भी है कि इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ता है, फ्रांस को ब्रिटेन से अलग करता है और ब्रिटेन को यूरोप से भी अलग करता है, क्योंकि पूरा ब्रिटेन यूरोप से अलग है, द्वीप है। अब आते हैं जो है बास्फोरस या जो है बास्फोरस जल संधि कहाँ पर है। तो याद रखना बास्फोरस जल संधि ये है और आपका यहाँ पर याद रखना तुर्की देश है। ये तुर्की देश है। तो काला सागर और मरमरा सागर को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, तो
पोरस जल संधि करती है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये तुर्की को दो भागों में बांटता है। ये आपका ये पश्चिमी तुर्की और आपका ये तुर्की का मुख्य भूमि है। यहाँ पे इस्तांबुल का क्षेत्र है और ये आपका तुर्की का जो पश्चिमी भाग है आपको ये यूरोप पे पड़ता है। ठीक है, तो याद रखना जो मरमरा सागर है और आपका काला सागर के बीच में जो है बासपोरस जल संधि है, ये आपसे पूछा जाएगा। इसके बारे में यहाँ पे आप लिखा भी है, जो मैंने लिखा मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद आपका है नॉर्थ चैनल जल संधि। तो नॉर्थ चैनल जल संधि कहाँ पर है, आप ये देख सकते हैं। नॉर्थ चैनल जल संधि आपका ये है आपका, तो याद रखना ये आपका अटलांटिक महासागर है और ये आयरिश सागर है, ये आपस में इसको जोड़ता है। इंग्लैंड को आयरलैंड से अलग करता है। कौन सा, नॉर्थ जल संधि। ठीक है, इसी के बारे में जो लिखा है कि यह उत्तरी आयरलैंड के उत्तर पूर्व और स्कॉटलैंड के दक्षिण पश्चिम में जलडमरू मध्य है। जलडमरू मध्य मतलब होता है जल संधि है। यह जल संधि जो है अटलांटिक महासागर को आयरिश सागर से जोड़ती है और विश्व में जितने भी चैनल है उसमें सबसे ये ठंडा है। इसके बाद बात करते हैं डेनमार्क जल संधि की। डेनमार्क जल संधि कहाँ थी, ये डेनमार्क जो है ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है, डेनमार्क का अधिकार है। तो याद रखना इसलिए इसको हम डेनमार्क जल संधि कहते हैं। तो डेनमार्क जल संधि किसके किसके बीच में है, तो याद रखना ये आइसलैंड और आपका ग्रीनलैंड के बीच में है। और जबकि किन दो सागरों को जोड़ती है, तो आर्कटिक सागर को आपका अटलांटिक महासागर से जोड़ती हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो बिल्कुल मैप के थ्रू मैं बता दे रहा हूँ जिससे आपको चीजें बिल्कुल याद हो जाए, उसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद आपका है सेंट जॉर्ज जल संधि, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और सेंट जॉर्ज जल संधि कहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं ये आपका ये है सेंट जॉर्ज जल संधि, जो आयरिश सागर को अटलांटिक महासागर से आपस में जोड़ती है और आयरलैंड को आपको इंग्लैंड से अलग करती है। तो याद रखना इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच में उत्तरी चैनल और आपका सेंट जॉर्ज चैनल दोनों स्थित है, ये पूछा जाएगा। आपका डोवर जल संधि यहाँ पर जो आपको इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है। ठीक है, तो यूरोप की जल संधियां कौन कौन सी हैं, सब एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन अगर आए तो गलत ना होने पाए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एशिया महाद्वीप के प्रमुख जल संधियों को देख लेते हैं। तो एशिया महाद्वीप की जल संधि को देखा जाए, सबसे पहले आपका है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह देखना ये प्रशांत महासागर में है और इसके बारे में हम यहाँ डिटेल में आपको एक चीज हम बता देते हैं जिससे अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। सबसे पहले अगर बात करेंगे बेरिंग जो आपका जल संधि है, ये किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है, तो चुक्सी सागर को बेरिंग सागर से, पहला क्वेश्चन। दूसरा आपसे पूछा जाएगा बेरिंग जो आपका जल संधि है ये किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है, तो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो बेरिंग जल संधि है ये किन जो है द्वीपों को, महाद्वीपों को अलग करती है, तो ये उत्तरी अमेरिका को एशिया को अलग करती है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन बनेगा, तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन बनेगा कि बेरिंग जल संधि किन दो देशों के बीच में है, तो याद रखना अमेरिका और आपका किसके बीच में, रसिया के बीच में। तो अमेरिका को रसिया से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, बेरिंग जल संधि है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि जो है साइबेरिया और अलास्का के बीच में कौन जल संधि है, तो साइबेरिया रसिया का पार्ट है, अलास्का अमेरिका का पार्ट है, तो इसके बीच में बेरिंग जल संधि है, ये याद रखना है। और बेरिंग जल संधि से ही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा भी गुजरती है, ये भी याद रखना होगा। तो यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आपको याद रखना होगा, ये सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, इसी के बारे में यहाँ डिटेल में लिखा गया है, जिसको मैंने वहां बताया यही यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, अब आते हैं ताइवान के पास। ताइवान ऐसे हम फार्मोसा जल संधि कहते हैं, आप इसको देख सकते हैं, ये फार्मोसा जल संधि है। तो आपका ये आपका चाइना है और आपका ये ताइवान है, तो चाइना और ताइवान के बीच में फार्मोसा जल संधि है, ये आपको याद रखना होगा। और फार्मोसा पूछा जाएगा, फार्मोसा जल संधि किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है, तो दक्षिण चीन सागर को ये आपका पूर्वी चीन सागर से आपस में जोड़ती है, यही आपको याद रखना होगा। किसको अलग करती है, चीन को ताइवान के बीच में को अलग करती है, पूर्वी चीन सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है, यही क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, लुजोन जल संधि कहाँ है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो लुजोन जल संधि आप इसको देख लीजिएगा, ये लुजोन जल संधि आपका ये है। लुजोन जल संधि किन के बीच में है, तो याद रखना ये आपका ये प्रशांत महासागर और आपका दक्षिण चीन सागर। तो प्रशांत महासागर और दक्षिण चीन सागर को आपस में जोड़ती है। अलग किसको करते हैं, ताइवान और फिलीपींस के बीच में कौन जल संधि है, लुजोन जल संधि है। तो ताइवान और आपका फिलीपींस को अलग करती है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद आपका है
ला पेरोज जल संधि या इसे सोया जल संधि कहते हैं। ये कहाँ पर है? तो सोया जल संधि आपका ये है। तो अगर पूछा जाए सोया जल संधि किसको जोड़ती है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ आपका सखालिन द्वीप है, एक तरफ आपका जो है होक्काइडो आपका जापान का है, बीच में सोया जल संधि है। और किसको ये जोड़ती है? जापान सागर को, ये आपका ये प्रशांत महासागर से आपका ये जोड़ती है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद आपका एक है सुगारू जल संधि। तो सुगारू जल संधि कहाँ पर है? तो आप देख सकते हैं सुगारू जल संधि ये जो है आपका जापान का एक द्वीप है होक्काइडो, एक द्वीप है आपका होन्शु। तो होक्काइडो और होन्शु के बीच में सुगारू जल संधि है, ये याद रखना है। और ये प्रशांत महासागर को जापान सागर को आपस में जोड़ती है। तो अलग किसको करती है, जोड़ती किसको है? यही सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पुटअप होंगे। ठीक है, इसके बाद आपका है कोरिया जल संधि, इसी को सुसीमा जल संधि कहते हैं। तो कोरिया जल संधि कहाँ है? आप देख सकते हैं ये आपका है कोरिया जल संधि। तो कोरिया जल संधि किसको जोड़ती है, किसको अलग करती है, यही हमें यहाँ पर याद रखना होगा। तो ये जापान सागर को आपका पूर्वी चीन सागर से जोड़ती है या पीला सागर से जोड़ेगी, और अलग किसको करती है? तो याद रखना ये कोरिया को अर्थात दक्षिण कोरिया को जापान से अलग करती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? कोरिया जल संधि रखा गया है। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद आपका है एक सुंडा जल संधि, और सुंडा जल संधि कई बार एग्जाम में आ चुका है कि सुंडा जल संधि कहाँ किसको जोड़ती है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है आपका सुंडा जल संधि। ठीक है, और सुंडा जल संधि जावा सागर को हिंद महासागर को आपस में जोड़ती है, और ये आपका ये सुमात्रा और जावा के बीच में है। तो सुमात्रा जावा के बीच में सुंडा जल संधि है, और ये किसको अलग करती है? याद रखना, ये तो सुमात्रा और जावा को जोड़ती किसको है? तो याद रखना जावा सागर को हिंद महासागर से। यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एक आपका है मलक्का जल संधि, बहुत महत्वपूर्ण है। मलक्का जल संधि किसको जोड़ती है, किसको अलग करती है? यहाँ पे आप मैप पे देख लीजिएगा। तो याद रखना मलक्का जो जल संधि है, याद रखना ये अंडमान सागर या बंगाल की खाड़ी को ये जोड़ती किसके है? दक्षिण चीन सागर से। तो दक्षिण चीन सागर को किससे जोड़ता है? अंडमान सागर या बंगाल की खाड़ी को। पहला क्वेश्चन। दूसरा, ये किसको अलग करता है? तो याद रखना ये आपका ये मलाया प्रायद्वीप है अर्थात मलेशिया, और ये सुमात्रा इंडोनेशिया है। तो मलेशिया और सुमात्रा के बीच में मलक्का जल संधि है, ये आपको याद रखना होगा। यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन जल संधि कहाँ पे है, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पुटअप होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका है हॉर्मुज जल संधि, बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो हॉर्मुज जल संधि कहाँ पर है? याद रखिएगा ये आपका ईरान है, और आपका ये संयुक्त अरब अमीरात है। तो संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच में हॉर्मुज जल संधि है। और याद रखना ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से या फिर आपका अरब सागर से जोड़ती है। ताकि पूछा जाएगा कि जो है आपका जो हॉर्मुज जल संधि है ये किन दो जो है सागर को जोड़ते हैं? तो फारस की खाड़ी को आप देख सकते हैं, ये आप ओमान की खाड़ी से या आपका जो है अरब सागर से इसको, या फिर हिंद महासागर से भी कह सकते हैं, जोड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है बाब उल मंडेब जल संधि, ये बहुत महत्वपूर्ण क्योंकि चर्चा में है। ठीक है, तो बाब उल मंडेब जल संधि याद रखना, यहाँ पर है जिबूती और यहाँ पर है यमन। तो जिबूती और यमन के बीच में बाब उल मंडेब जल संधि है। ये बाब जल मंडेब संधि किन सागरों को जोड़ती है? तो लाल सागर को अदन की खाड़ी से या अरब सागर से। ठीक है, तो यहाँ अरब सागर है या अरब सागर कहें या फिर हम इसको क्या कहें, अदन की खाड़ी कहें, इसी से किसको जोड़ती है? लाल सागर को, ये याद रखना। और यमन में ही हूती विद्रोही हैं। तो हूती विद्रोहियों यहाँ पे जो जहाज आते हैं, आने वाले जहाज को लूटते हैं, इसीलिए यहाँ पर ऑपरेशन चलाए गए हैं बहुत सारे। ये बात याद रखना, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ ये जो है बाब उल मंडेब जल संधि चर्चा में बहुत ज्यादा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पाक जल संधि। तो पाक जल संधि के बारे में अगर हम इसको देखते हैं तो आप सबको इसके बारे में पता भी होगा कि पाक जल संधि याद रखना ये मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से या फिर जो है बंगाल की खाड़ी से आपस में जोड़ती है। और याद रखना ये आपका भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग वर्ल्ड मैपिंग के अंतर्गत देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका की जल संधियां कौन कौन सी हैं, पहले यह देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी है फ्लोरिडा जल संधि। तो फ्लोरिडा जल संधि कहाँ पाई जाती है? आप सबसे पहले देख सकते हैं, ये आपका है फ्लोरिडा जल संधि, जो है आपका अटलांटिक महासागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ती है, पहला क्वेश्चन। और यह किसको अलग करती है? तो याद रखना ये आपका क्यूबा को अमेरिका से अलग करती है। कौन सी? फ्लोरिडा जल संधि। और इसी जल संधि से होके गल्फ स्ट्रीम नामक जलधारा चलती है, ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, इसके बाद आपका है
डेविस जल संधि। तो डेविस जल संधि कहाँ पर है? ये आपका है डेविस जल संधि, ये आपका है ग्रीनलैंड और ये आपका ये है कनाडा। तो याद रखना कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में याद रखिएगा डेविस जल संधि है। और ये किसको जोड़ती है? तो लेब्राडोर सागर को बैफिन की खाड़ी से, बैफिन की खाड़ी और लेब्राडोर के बीच में डेविस जल संधि है और किन दो देशों को अलग करती है? तो ये आपका ग्रीनलैंड अर्थात डेनमार्क का क्षेत्र है, यहाँ पर है, और आपका ये कनाडा है, ये आपका है डेविस जल संधि। यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। इसी चीज को यहाँ पे लिख दिया गया है। इसके बाद आपका है यूकाटन जल संधि। और यूकाटन जल संधि कहाँ पर है? सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, ये आप यहाँ लिखा हुआ है यूकाटन चैनल लिखा हुआ है। ये क्यूबा और मैक्सिको के बीच में यूकाटन जल संधि है। और ये आपका किसको जोड़ती है? तो ये आपका मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और यहीं पर आपका यूकाटन प्रायद्वीप के पास ही विश्व का सबसे गहरा गर्त खोजा गया है, ये भी याद रखना, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूं, यूकाटन जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? क्यूबा को और आपका किसको? तो ये आपका मैक्सिको है। और किन दो सागर के क्षेत्र को जोड़ती है? तो मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर को आपस में जोड़ती है। यही हमें आपको याद रखना है, इसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में याद रखना, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में एक जल संधि है, उसका नाम है टारस जल संधि। आप टारस जल संधि को पहले यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका है टारस जल संधि है। टारस जल संधि याद रखना अराफुरा सागर को, ये जो आपका प्रशांत महासागर या कोरल सागर से आपस में जोड़ने का काम करती है। कौन सी? टारस जल संधि। अलग किसको करती है? तो याद रखना ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, आपका ये पपुआ न्यू गिनी है, इन दोनों को अलग करती है। यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये चीज को यहाँ पे लिख दिया गया है। इसके अलावा आपका एक है कुक जल संधि। और कुक जल संधि कहाँ पर है? तो आप देख सकते हैं ये न्यूजीलैंड में है। तो कुक जल संधि याद रखना ये आपका उत्तरी द्वीप है न्यूजीलैंड का, ये आपका दक्षिणी द्वीप है, इसी के बीच में कुक जल संधि है, इसी को हम कुक जलमार्ग कहते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा ये कहाँ पर है? तो देखना ये उत्तरी और दक्षिणी द्वीप को अलग करती है न्यूजीलैंड को। अब आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है दक्षिणी आल्पस लिखा हुआ है। तो दक्षिणी आल्पस पर्वत कहाँ पर है? ये भी न्यूजीलैंड में है, याद रखना। और याद रखना कुक जल संधि किसको आपस में जोड़ती है? ये प्रशांत महासागर को तस्मान सागर से आपस में जोड़ने का काम करती है। तो किसको जोड़ती है, किसको अलग करती है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ये सब फ्री के नंबर होते हैं, आप गलत मत करिएगा, ठीक है। आप इसको अच्छे से देखे रहेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने पाएंगे। एक आपका है ऑस्ट्रेलिया में बॉस जल संधि है। तो ऊपर टारस ऑस्ट्रेलिया के और दक्षिण में आपका बॉस जल संधि है। और बॉस जल संधि कहाँ पर है? आप देख सकते हैं ये लिखा है बॉस जल संधि या बॉस जलमार्ग लिखा हुआ है। तो आपका ये ऑस्ट्रेलिया है और ये आपका तस्मानिया द्वीप है। तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में बॉस जल संधि है। और याद रखना ये तस्मान सागर को आपका हिंद महासागर के आपको आपस में जोड़ती है, ये याद रखना है। और ये किसको अलग करती है? यही सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग विश्व की प्रमुख जनजातियों को अगर देखते हैं, सबसे पहले हम लोग अफ्रीका महाद्वीप की जनजाति को देखेंगे और अलग अलग महाद्वीप को हम देखेंगे, तो हमें अच्छे से याद हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं जो है अफ्रीका महाद्वीप पे एक जनजाति है फुलानी। फुलानी जो जनजाति है ये आपका पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है। नुबा जनजाति कहाँ पाई जाती है? आपका ये सूडान में, एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। इसके अलावा बर्बर जनजाति याद रखना ये मोरक्को में पाई जाती है, और मोरक्को में एटलस पर्वत है, ये वहीं पर बर्बर जनजाति पाई जाती है। मसाई जनजाति केनिया, तंजानिया, युगांडा में पाई जाती है, और याद रखना ये चाय की खेती करती है। इसके अलावा एक जनजाति है बुशमैन। बुशमैन जनजाति ये आपका बोत्सवाना और नमीबिया में पाई जाती है, कालाहारी मरुस्थल में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कालाहारी मरुस्थल में कौन जनजाति पाई जाती है? तो वो बुशमैन जनजाति पाई जाती है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। और याद रखना यहीं पर कालाहारी जो है आपका मरुस्थल में ही शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जुलू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो याद रखना ये दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। बत्तू जनजाति है पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका में। और पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य में। और पिग्मी जनजाति ऐसी जनजाति है जो अपने घर पेड़ों पे बनाती है, ठीक है। ये पूछा जाएगा कि कौन जनजाति ऐसी जो अपने घर पेड़ों बनाती है? तो पिग्मी जनजाति है जो कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य में पाई जाती है। ये आपका कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य देश है। ये अपना घर पेड़ों किस लिए बनाते हैं? क्योंकि यहाँ वर्षा ज्यादा होती है, दलदली क्षेत्र ज्यादा होता है, तो यहाँ पे बहुत खतरनाक जीव और मच्छर पाए जाते हैं, तो उनसे सुरक्षा के लिए ये अपने घर कहाँ बनाते हैं? तो ये अपने घर पेड़ों पे बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं एशिया महाद्वीप की। तो एशिया महाद्वीप पे याद रखिएगा सेमांग जनजाति है जो आपका मलेशिया में पाई जाती है।
बेदा जनजाति श्रीलंका में और बद्दू जनजाति सऊदी अरब में पाई जाती है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा गया है। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो एनु जनजाति देखना जापान में पाई जाती है। और एटॉल जनजाति कहाँ पाई जाती है? फिलीपींस में। ये सब आपका एशिया की प्रमुख जनजातियां हैं। यही सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके अलावा खिरगिज जनजाति कहाँ पाई जाती है? मध्य एशिया में, आपका पामीर पठार के आसपास यहाँ पाई जाती है। और सकाई जनजाति भी मलेशिया में पाई जाती है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपका है यूरोप की जनजातियों की बात कर लें तो यूरोप जनजातियों में सबसे पहले अगर बात करें नॉर्थ में बर्फ वाले क्षेत्र में नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड और रूस में सामी जनजाति पाई जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा यूरोप में एक जनजाति पाई जाती है, उसका नाम है यूपिक। ये लोग पूर्वी रूस और पश्चिमी अलास्का में पाए जाते हैं। ये लोग जो है एक गाड़ी खींच जो होती है कुत्तों द्वारा खींची जाती है, उसका नाम है स्लेज। तो स्लेज गाड़ी का जो परिवहन का व्यवस्था है इनकी, ये यूपिक जनजाति की है। आप इस मैप पे देख सकते हैं, ये जो है गाड़ी का नाम है स्लेज। यही गाड़ी परिवहन के रूप में लोग इस्तेमाल करते हैं। यूपिक जनजाति के लोग, बर्फ पे चलती है गाड़ी। अगला आपका है जो है यूका गिर। ये जनजाति भी साइबेरिया और रूस में पाई जाती है। इसके अलावा अगर बात करें उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की, तो उत्तरी अमेरिका में एक जनजाति है इनुइट। इनुइट को हम कहते हैं आपको एस्किमो जनजाति कहते हैं। ये कनाडा, अलास्का और ग्रीनलैंड में पाई जाती है। ये बर्फ के मकान बना के रहती है, जिसे हम लोग इग्लू कहते हैं। तो पूछा गया है क्वेश्चन कि ऐसी कौन जनजाति है जो बर्फ के घर बना के रहती है? उसका नाम है आपका क्या? एस्किमो जनजाति है। आपका घर का नाम है इग्लू नाम है। इसके बाद में एक जनजाति आपकी है माया जनजाति। ये मध्य अमेरिका में पाई जाती है। तो मध्य अमेरिका ये है, यहाँ पाई जाती है, जिसमें आपका मैक्सिको और ग्वाटेमाला इन सब क्षेत्रों में। और यहाँ पर मैक्सिको में आपका माया जो है आपका सभ्यता भी थी। इसके अलावा जनजाति है आपकी बोरा। बोरा जनजाति याद रखेगा, ये बोरा जनजाति के लोग जो है अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं। और अमेजन बेसिन को विश्व का फेफड़ा कहते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे अधिक जो आपका वन क्षेत्र है और यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो सदाबहार वन अमेजन के वनों में ब्राजील, पेरू और कोलंबिया में ये बोरा जनजाति के लोग पाए जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। और मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है। तो मसाई जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड में। तो ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट जो चीज़ था ज्योग्राफी का मैंने बता दिया है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग विश्व की प्रमुख झीलों को देख लेते हैं, बिल्कुल महाद्वीपों के अनुसार। सबसे पहले बात करेंगे एशिया महाद्वीप की झीलें। तो एशिया महाद्वीप पे सबसे पहले झील है आपका कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर याद रखिएगा 5 देशों से घिरा हुआ है। आपका जो है आपका एक तरफ है कजाकिस्तान, एक तरफ आपका रूस, एक तरफ आपका अजरबैजान, एक तरफ आपका तुर्कमेनिस्तान, एक आपका ईरान। तो याद रखना कैस्पियन सागर जो 5 देशों से घिरा हुआ है। 5 देशों की सीमा कैस्पियन सागर से लगती है, ये आपको याद रखना होगा। दूसरा, कैस्पियन सागर विश्व का सबसे खारा पानी का सागर अर्थात झील है, ये याद रखना है। और कैस्पियन सागर में 2 नदियां गिरती हैं, एक बोल्गा, एक आपका यूराल, ये याद रखना है। और इसमें पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं, ये याद रखना है। यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आपका है बैकाल झील। बैकाल झील याद रखिएगा, ये रूस में है। ये विश्व की सबसे गहरी झील है। यहाँ से लीना और अंगारा नदियां निकलती हैं। तो याद रखना बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। इसे जो है साइबेरिया का मोती कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। इसके अलावा आपका है अरल सागर। अरल सागर याद रखिएगा, आजकल चर्चा में है, करंट अफेयर में है। याद रखना कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है। तो ये आपका उज्बेकिस्तान है, ये कजाकिस्तान है। तो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर अरल सागर है। इसमें 2 नदियां गिरती हैं, आमू दरिया, सी दरिया। अब आप देख सकते हैं कि जब 1977 की बात करा जाए तो झील इतनी बड़ी थी, जो है 1989 में झील और छोटी हो गई और 2023 में झील बिल्कुल सूख के कगार पे पहुंच गई है। तो ये लगातार इसका क्षेत्रफल घट रहा है, जिसे चर्चा में है। क्वेश्चन आएगा। ठीक है, पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा सकता है कि किन 2 देशों की सीमा पर है। तो याद रखना उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। अरल सागर, इसमें 2 नदियां गिरती हैं, आमू दरिया, सी दरिया, याद रखिएगा। ठीक है। एक आपका है मृत सागर। मृत सागर याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि ये इजराइल के पास है। तो मृत सागर ये आपका है। और मृत सागर याद रखिएगा 3 देशों की सीमा पर है। एक तरफ आपका जॉर्डन है, इजराइल है, और आपका ये वेस्ट बैंक है जिसे हम फिलिस्तीन कहते हैं। तो वेस्ट बैंक, आपका इजराइल और आपका जॉर्डन के बीच में ये कौन सा है? मृत सागर है। और मृत सागर याद रखिएगा, यहाँ पर लवणता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ पर कितना, तो याद रखना यहाँ पर जो लवणता पाई जाती है वो जो है 228 प्रति हजार जो है लवणता पाई जाती है, ग्राम पाई जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये याद रखना फिलीपींस, इजराइल और आपका जॉर्डन की सीमा पर है। यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। और इसमें एक नदी गिरती है, जॉर्डन नदी, इसी जो है मृत सागर में गिरती है। ठीक है।
इसके बाद एक झील है आपका यहीं पर इजराइल में है, क्योंकि इजराइल चर्चा में पूछा जा सकता है, जो है तिबेरियाज झील है। तो तिबेरियाज झील याद रखना ये इजराइल में है, और याद रखना यहीं पर गैलीली सागर के नाम से जानी जाती है आपका, वो ये है। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि जो है क्या कहते हैं तिबेरियाज झील कहाँ पर है, तो याद रखना ये आपका इजराइल में है, बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आपका है वान झील, और वान झील तुर्की में है, आप ये देख सकते हैं। और वान झील याद रखना तुर्की में है, और ये विश्व में सबसे अधिक लवणता यहीं पाई जाती है, सबसे अधिक अगर नमक की मात्रा इसी में पाई जाती है। याद रखना कितना पाई जाती है, तो याद रखना 330 ग्राम लवणता पाई जाती है 1 लीटर जल में। ये कहाँ पर है, ये तुर्की में है। ठीक है, इसके बाद करते हैं जो है बालखास झील कहाँ पाई जाती है, तो याद रखना ये आपका किर्गिस्तान, ये कजाकिस्तान में पाई जाती है। ये भी खारे पानी झील है। ये भी क्वेश्चन कम से कम अलग अलग एग्जामों में 10 बार आ चुका है कि बालखस या बलखास झील कहाँ पाई जाती है, तो याद रखना ये आपका कजाकिस्तान में पाई जाती है। ये भी एक महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अफ्रीका की प्रमुख झीलों की बात कर लेते हैं। तो अफ्रीका में एक झील है आपकी, याद रखना टाना झील है, जो इथोपिया में है, और यहीं से ब्लू नील निकलती है। ठीक है, इसके बाद इथोपिया में आप रखना एक रुडोल्फ झील है, और आपका तुर्काना झील कहाँ है, इथोपिया और केनिया की सीमा पर है। ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि ये सब जो है चर्चा में हमेशा रहते हैं और पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे हीरे का उत्पादन भी होता है। और अभी जो है याद रखना तुर्काना झील और रुडोल्फ झील चर्चा में इसलिए क्योंकि वो सूख रही है, बहुत तेजी से अतिक्रमण हो रहा है। इसके अलावा अफ्रीका में एक झील है आपका, याद रखना टैगा नाइका झील है, जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी झील है और दूसरी सबसे गहरी भी झील है। ये जाम्बिया और तंजानिया, बुरुंडी, कांगो की सीमा पर स्थित है। तो 4 देशों की सीमा पर कौन है, टैगा नाइका झील है, ये आपको याद रखना है। और आपका एक है जो है मेरुरु झील है आपका, ये जाम्बिया और आपका कांगो की सीमा पर है। ठीक है, इसके बाद आपका है यहाँ पर जो है आपका नसीर झील आपका, ये मिस्र में है। ठीक है, और याद रखना इसी झील से होकर के नील नदी बहती है। 4 झील याद रखना बहुत सूख चुकी है। 4 झील 4 देशों में है, सीमा पे लगती है। चाड, नाइजर, नाइजीरिया और कैमरून, इन 4 देशों की सीमा से घिरा हुआ कौन झील है, चाड झील है। ये भी याद रखना, ये भी पूछा जाता है। इसके बाद अफ्रीका में एक झील है आपका मलाबी झील, और मलाबी झील याद रखना मलाबी जो है आपका मलाबी, मोजाम्बिक और तंजानिया की सीमा पर है। एक आपका झील है आपका करीबा झील, जो जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है। और एक आपका यहीं पर विक्टोरिया जलप्रपात है। तो याद रखना विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पर है, करीबा झील के पास है। और यार एक आपका यहाँ पर आपका जो है नेगामी झील है, आपका बोत्सवाना और जिम्बाब्वे की सीमा पर है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका की झीलों की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में जो है अगर बात करें कनाडा में कौन कौन झीलें हैं, तो ग्रेट बियर झील है कनाडा में, रेडियर झील है कनाडा में, विनिपेग झील कनाडा में है, ग्रेट स्लेव झील कनाडा में है, और एथाबास्का झील कनाडा में है। और इसी झील से नदी निकलती है आपका मिसिसिपी निकलती है। ग्रेट साल्ट लेक कहाँ है, याद रखना ये अमेरिका में है, और ग्रेट साल्ट लेक में भी लवणता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद करते हैं आपका महान झील। 5 झीलों के जो समूह है उसको महान झील कहते हैं। इसमें जो है मिशिगन है, सुपीरियर है, हुरोन है, ओंटेरियो है और इरी झील है। इन 5 झीलों को ग्रेट लेक या महान झील कहा जाता है, ये याद रखना है। और इसमें याद रखना ये दोनों देशों में है, कनाडा में और अमेरिका में है, लेकिन मिशिगन झील केवल अमेरिका में है, बाकी सुपीरियर, हुरोन, ओंटेरियो और इरी ये सब अमेरिका कनाडा दोनों में है। और विश्व की सबसे मीठे पानी झील कौन है, सुपीरियर है, ये आपको याद रखना होगा। ये कहाँ पर है, अमेरिका कनाडा दोनों में है, इसे हम महान झील कहते हैं। तो महान झील में याद रखना 5 झीलें हैं, इन 5 झीलों के समूह को याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा ये भी पूछा जाता है इनको जो है पश्चिम से पूरब की ओर सजाने को आता है। तो सबसे पूरब में अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपका मिशिगन झील है, सुपीरियर झील है, सुपीरियर के बाद आपका मिशिगन है, मिशिगन के बाद हुरोन है, हुरोन के बाद आपका इरी है, इरी के बाद आपका ओंटेरियो है। तो इसको भी आप अच्छे से याद रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका में एक झील है वेनेजुएला में, जो है माराकैबो झील है। यहाँ पे पेट्रोलियम का भंडार पाया जाता है, इसीलिए याद रखना इसी के पास पेट्रोलियम भंडार इतना ज़्यादा पाया जाता है कि वेनेजुएला विश्व में सबसे अधिक पेट्रोलियम का भंडार के लिए जाना जाता है। टिटिकाका झील पेरू और बोलीविया में है, और विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील है। इसके अलावा एक झील आपका यहाँ है मिरिम झील है, और ये आपका मार्क चितिया झील आपका झील कहाँ पर है, अर्जेंटीना में है, ये भी आपको याद रखना है।
इसके अलावा टिटिकाका झील याद रखिएगा, ये पेरू और बोलीविया की सीमा पर है। याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और ये भी पूछा गया टिटिकाका झील किस पर्वत पे है। तो याद रखना ये एंडीज पर्वत है, क्योंकि आपको पता होगा यहीं से एंडीज पर्वत गुजरता है। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक झील है आपका आयर झील, जो सबसे गहरी झील है ऑस्ट्रेलिया की। एक आपका है फ्रोमे झील, एक आपका है टॉरस झील और एक आपका है जो है गर्डनर झील है। ये सब कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया में है, ये भी आपको याद रखना है। ये सारे मैप मैंने खुद बनाया है। ठीक है, तो थोड़ा मेहनत हुई है, तो आप लोग थोड़ा सा जो है इसको शेयर कीजिएगा, वीडियो लाइक भी कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको लगातार जिससे मिलते रहे। ठीक है, आगे बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो है आपका मकाई झील है, इसके अलावा बेल्स झील भी ऑस्ट्रेलिया में है, बार्ली झील ऑस्ट्रेलिया में है, कैरी झील ऑस्ट्रेलिया में है, इसके अलावा आपका कोवान झील ऑस्ट्रेलिया में है और मूर झील ऑस्ट्रेलिया में है। तो जितनी भी झीलें हैं मैंने सबको शामिल कर लिया है कि क्वेश्चन अगर कभी आए तो गलत ना होने पाए। अब बात करते हैं यूरोप की बात करते हैं। तो यूरोप में एक झील है आपका जिनेवा झील है। तो जिनेवा झील याद रखिएगा, इसके बारे में बता देते हैं। तो जिनेवा झील ये पश्चिमी यूरोप की सबसे स्वच्छ झील है, जिनेवा झील है। यह जो है लगभग 60% भाग इसका स्विट्जरलैंड में पड़ता है और 40% भाग इसका फ्रांस में पड़ता है, और जिनेवा शहर इसी के किनारे स्थित है। तो जिनेवा झील दो देशों की सीमा पर है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एक आपका है काला सागर। काला सागर याद रखिएगा, काला सागर आपका ये है, और काला सागर याद रखना ये आपका ये एशिया और यूरोप को अलग करता है, और याद रखना ये कई देशों की सीमा बनाता है। तो काला सागर से किन किन देशों की सीमा लगती है आपको याद रखना होगा। पहला आपका है यूक्रेन, आपका ये हो गया यूक्रेन हो गया। दूसरा आपका है रूस, ये आपका रूस हो गया। तीसरा आपका जॉर्जिया, तो आपका ये यहाँ पर जॉर्जिया हो गया। तुर्किये, ये आपका तुर्की हो गया। बुल्गारिया, ये आपका बुल्गारिया हो गया। ये आपका रोमानिया, ये आपका रोमानिया हो गया। इन्हीं से सीमा लगती है किसकी? काला सागर से। तो किन की देशों की सीमा लगती है ये भी आपको याद रखना होगा, ये भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें कौन कौन नदियां गिरती हैं याद रखना, इसमें कौन कौन नदियां गिरती हैं? डेन्यूब, नीपर, निस्तार नदियां गिरती हैं किसमें? काला सागर में। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा फिनलैंड। फिनलैंड याद रखना, फिनलैंड में 1,80,000 झीलें हैं। तो फिनलैंड को द्वीप जो है झीलों का वाटिका कहते हैं। याद रखना, फिनलैंड में सबसे अधिक झीलें हैं विश्व में। याद रखना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं, एक झील है आपका यहाँ देखिएगा। तो एक झील है आपका, ये बहुत महत्वपूर्ण है, लगोदा झील है। तो लगोदा झील याद रखना यूरोप की सबसे बड़ी झील है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी झील यही है। आपका ये कहाँ पर है? रसिया में है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये याद रखना, इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट चीज़ था वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैंने बता दिया है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। आपको जो है एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। हमने जितना भी वीडियो मैंने बनाया है, आपको कहीं कोई डाउट हो इस वीडियो में कहीं आप पूछ सकते हैं। लगातार हमारा पोस्ट अभी यूट्यूब पे आपको लगातार मिलता रहेगा, जिससे आपकी तैयारी होती रहे, चाहे वो मैपिंग हो, चाहे आपका वो करंट अफेयर हो। हर चीज़ का मैं आपके साथ बिल्कुल लगा हूँ। तो आप लोग भी पूरा ईमानदारी से तैयारी कीजिए, जिससे इस बार एग्जाम आप लोगों का निकल जाए। सीट बहुत ज़्यादा है, चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो। तो इस बार आप सब लोग को मैं चाहता हूँ आप लोग अधिकारी बन के हमें दिखाई दें। ठीक है, और देश की सेवा करें। ओके, थैंक यू।